जय हिंद दोस्तों। 6 बजे वाली क्लास के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। और उसके अंतर्गत हम लोग क्या सीख रहे हैं, इसके अंतर्गत एसएससी, बैंक, सीटेट इत्यादि की तैयारी हम लोग करते हैं। और इसे छोड़कर अन्य भी जो एग्ज़ाम आते हैं जहां पर इंग्लिश पूछी जाती है और उससे रिलेटेड जो जितने भी प्रकार की इंग्लिश की बेसिक थ्योरी से लेकर एडवांस थ्योरी तक आती है, सारी की सारी इस वीडियो में हम लोग कवर करते रहते हैं। तो आप सभी का इसमें स्वागत है और चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले की जो हम लोगों की क्लास नाउन से हो चुकी थी, यदि आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को ज़रूर एक बार देखिए। तो शुरू करते हैं प्रीपोजिशन वाली क्लास को। प्रीपोजिशन की एक एक पॉइंट और एक एक चीज़ पे हम लोग चर्चाएं करते हैं। प्रीपोजिशन क्या होती है, प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कहाँ पे इसका यूज होता है, तो सारा का सारा माजरा समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। और प्रीपोजिशन के जितने भी पॉइंट होंगे, भले 1 2 3 क्लासें हों, लेकिन सारी की सारी क्लास से होने के बाद कुछ छूटेगा नहीं। प्रीपोजिशन ये देखते हैं। प्रीपोजिशन वह शब्द या समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त हुआ हो। उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता हो। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन के साथ जो किस प्रकार का संबंध रखता है या कैसे, मतलब कहाँ पे इसका यूज होता है, सारा का सारा जो कंसेप्ट होता है ना, वो प्रीपोजिशन पे टिका हुआ होता है। तो देखते हैं नंबर 1, देयर इज ए कैट सिटिंग अंडर द टेबल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देयर का मतलब होता है वहाँ, इज का मतलब है। यहाँ पे जो लिखा है, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, यहाँ पे लिखा है देयर इज ए कैट सिटिंग अंडर द ट्री। ठीक है, देयर का मतलब होता है वहाँ, इज का मतलब है, एक कैट का मतलब एक बिल्ली, सिटिंग का मतलब बैठी है, अंडर का मतलब किसी के नीचे, द टेबल टेबल के नीचे या, ठीक है। तो एक बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है, अर्थात कहें कि एक बिल्ली है ना, वो कहीं टेबल के नीचे बैठी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये अंडर यूज हुआ ना, यही प्रीपोजिशन है। ये कैट या बिल्ली की स्थिति यानी हालत को बताता है कि बिल्ली क्या कर रही है, मतलब कहाँ बैठी है, क्या कर रही है। इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें प्रीपोजिशन के माध्यम से होती है। ये यहाँ पे आर्टिकल लगा है और कैट का है, यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है और टेबल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं 2 नंबर का वाक्य क्या कहता है। वी नीड ए रूफ ओवर अस। ठीक है, वी का मतलब होता है हम या हमको, नीड का मतलब होता है आवश्यकता या ज़रूरत, ए रूफ का मतलब होता है एक छत, ओवर का मतलब छत के ऊपर, ऐसी हालत मतलब छत के ऊपर ऐसी कंडीशन जो हम लोगों के स्पर्श में ना हो, अर्थात छत के ऊपर तो है लेकिन हमारे पैर नहीं रखे हैं, मतलब छत के ऊपर तो आसमान है, बादल है, बादल छत के ऊपर टच नहीं होते, वैसे इस छत के ऊपर की स्थिति अस। ठीक है, वी नीड ए रूफ ओवर अस, हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, ऐसी रूफ की, ऐसी छत की आवश्यकता है, ओवर अस हमारे ऊपर। ठीक है, तो आइए 3 नंबर का देखते हैं एग्जाम्पल। आई गो टू स्कूल बाय बस। जो आई का मतलब होता है मैं, गो टू स्कूल, मैं स्कूल को जाता तो हूँ लेकिन किससे, बाई बस, किसके माध्यम से, बस के थ्रू या बस के द्वारा जाता हूँ। तो ठीक है, इससे हमें क्या जानकारी होती है कि मैं स्कूल तो जाता हूँ लेकिन कैसे जाता हूँ, बस के माध्यम से। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं अगला। नोट्स जो दे रखा है इम्पोर्टेंट है। प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन अथवा प्रोनाउन के पहले नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन अथवा प्रोनाउन के पहले नहीं हो सकता। कहाँ पे नहीं हो सकता, देखो, हु वाज ही टैकिंग टू, हु वाज ही टैकिंग टू। हु का मतलब होता है कौन, बाज का मतलब होता है था, ही का मतलब वह, ठीक है, टैकिंग का मतलब बात कर रहा है, टू वह कौन बात कर रहा था, वह
कौन सी बात कर रहा था, ठीक है, या वह कौन बात कर रहा था। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा, ही डज नॉट हैव ए पेन टू राइट दिस, ठीक है, उसके पास लिखने के लिए क्या नहीं है भाई, पेन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन के पहले, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन इन सभी चीज़ों के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ। प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ पे हुआ, वाक्य के अंत में, जैसे कि टू लगा है और विद लगा है, तो ये प्रीपोजिशन के अंत में अथवा कहीं की बात में यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ, विद का प्रयोग हुआ है। चलिए आइए देखते हैं कन्फ्यूजिंग करते हैं जो पेयर ऑफ प्रीपोजिशन। कुछ प्रीपोजिशन के इस प्रकार के पेयर होते हैं जो कन्फ्यूजन में डाल देते हैं कि कहाँ पे इनका यूज हो और कहाँ पे नहीं हो। बात यहीं से इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है। तो आइए देखते हैं। बिटवीन का प्रयोग देखेंगे कहाँ पे होता है, अमॉन्ग, बिसाइड, ठीक है, बिसाइड्स, फार, ऑन, बाय, ठीक है, उसी के साथ ही अपॉन, विदिन, इन, एट, इन, ऑन, ठीक है, बिसाइड, अमॉन्ग, थ्रो, इनटू, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर, इन सभी चीज़ों का प्रयोग हम लोग बारीकी से एक एक करके सीखेंगे और ये भी जानेंगे किसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। आइए अब अमॉन्ग का प्रयोग देखते हैं। यह अमॉन्ग शब्द दे रखा है, इसका प्रयोग कहाँ पे हम लोग करते हैं तो देखते हैं। अमॉन्ग का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के संदर्भ में होता है। जब दो की बात होती है, दो के अधिक के प्रयोग में कहाँ पे होता है देखते हैं। ए लॉट ऑफ कॉरपोरेशन, तो किस प्रकार से अमॉन्ग का प्रयोग किया जाता है ये एक एग्जाम्पल्स के द्वारा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ए लॉट ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है, ए लॉट ऑफ कोऑपरेशन इज नीड, और यहाँ पे बिटवीन दे रखा हो ना, बिटवीन, तो बिटवीन गलत हो जाता है कि अमॉन्ग का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के संदर्भ में होता है और बिटवीन का प्रयोग अभी देखेंगे कि कहाँ पे होता है, दो लोगों के मध्य होता है। और अमॉन्ग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की बात हो तो अमॉन्ग का प्रयोग होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। अमॉन्ग के बाद डिफरेंट स्टेट मतलब अलग अलग राज्य, तो कन्वेट मैक्सिमम, ठीक है। तो नक्सलिज्म क्या होता है, नक्सलिज्म अलग अलग स्टेट के जो नक्सलिज्म होते हैं वहाँ पे इनकी बात की गई, कोई एक स्टेट की नहीं की गई, तमाम स्टेटों की बात या राज्यों की बात की गई है। आइए 2 नंबर देखते हैं। ऑलमोस्ट वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द बेगर्स, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब कहीं पे, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब विभाजन किया गया है, अमॉन्ग टू बेगर्स, ठीक है, मतलब बहुत सारे भिखारी हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूट है वो कई जगह पे किया हो रहा था या किया जा रहा था या हो चुका था। आइए देखते हैं। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड, टीचर ने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है, स्वीट्स, मिठाइयाँ, ठीक है, अमॉन्ग देम, उन लोगों के बीच। तो हमें अमॉन्ग देखने से क्या समझ में आता है, अमॉन्ग जब देखते हैं तब यही समझ में आता है जब दो अथवा दो से अधिक की बात हो तो अमॉन्ग का प्रयोग किया जाता है। अब बिटवीन की बारी आ जाती है। बिटवीन को हम लोग समझते हैं कि बिटवीन का प्रयोग जो होता है वो कहाँ पे और किस तरीके से करते हैं। तो आइए देखते हैं। ये रहा हमारा भाई बिटवीन, ठीक है। तो बिटवीन के बारे में भी जानते हैं। आइए भाई बिटवीन, तो बिटवीन को हम लोग समझेंगे क्या कहता है। बिटवीन का अर्थ है दो के बीच, अर्थात दो के मध्य की जब बात होती है तब समझ जाइए कि बिटवीन की बात हो रही है, ठीक है। आगे देखते हैं बिटवीन। द मैच विल बी प्लेड, जो मैच थी, क्रिकेट मैच होती है ना 2020, वही मैच की बात हो रही है। मैच विल बी प्लेड, मैच प्ले की गई, प्लेड की गई मतलब खेली गई बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो क्या कहा गया है, मैच कितने लोगों के बीच में खेली गई है,
मैच दो लोगों के बीच खेली गई। वो दो लोग कौन थे? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे देखिए अमोंग का अर्थ होता है दो से अधिक की बात। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो की, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात ही हुई है, तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं। आइए अगला फैक्ट देखते हैं। बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी होता है, लेकिन किन शर्तों के साथ होता है आइए देखते हैं। शर्तें उनमें पारस्परिक संबंध हो, ठीक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप हो। वो क्या होता है पारस्परिक संबंध, एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं ये पारस्परिक इसका संबंध कैसा है। अगला एग्जाम्पल कहता है देयर इज ए टूर्नामेंट टू बी प्लेड। जो टूर्नामेंट था वो खेला गया, प्लेड किया गया, किसके अंतर्गत? बिटवीन, ये क्या है? प्रीपोजिशन है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। किनके बीच टूर्नामेंट हुआ है भाई? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। मतलब हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पे भाई? देखने को मिला जो इंडिया से शुरू करते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये तीन कंट्री थी ना, इनमें क्या संबंध था? इनमें टूर्नामेंट खेला गया। और भी कंट्री थी क्या? नहीं, इनकी काउंटिंग संख्या थी, एक दूसरे से रिलेशन रखती थी। तो इस स्थिति में दो से अधिक के लिए भी बिटवीन शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। देयर इज एन अलायंस बिटवीन, ठीक है, देयर इज ए अलायंस बिटवीन द थ्री यूरोपियन नेशन। तो अलायंस कहाँ हुआ था भाई? बिटवीन कितनी? तीन कंट्रीज की काउंटेबल संख्या है यूरोपियन नेशन, यूरोप नेशन में, ठीक है। आइए एक फैक्ट और देखते हैं। बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट केस का प्रयोग होता है, ठीक है। बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट केस का प्रयोग होता है। ये कैसे होता है देखते हैं। देयर इज नो एम्पटी बिटवीन हिम एंड मी, ना कि ही एंड आई आता है। क्या आता है? बिटवीन के बाद मी, ठीक है, आई और ही नहीं लिखेंगे। देयर इज ए नो एम्पटी बिटवीन हिम एंड मी, ठीक है। तो किसके अंतर्गत? उसके और मेरे, ठीक है। देखते हैं बिटवीन के बाद एंड कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बिटवीन के बाद किसका प्रयोग करेंगे? एंड कंजक्शन अर्थात जोड़ के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? द मीटिंग विल बी, ठीक है, मीटिंग विल बी हेल्ड, मीटिंग हेल्ड की गई मतलब रखी गई किनमें? बिटवीन 10 AM टू, ठीक है, 10 AM एंड 4 PM, 10 बजे से, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मीटिंग को रखा गया, मीटिंग को हेल्ड किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। बिटवीन के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। कैसे होता है भाई? देखते हैं फिर एक बार। बिटवीन के बाद नाउन अथवा प्रोनाउन हमेशा बहुवचन में होता है, ठीक है। कैसे होता है आइए देखते हैं, ठीक है। बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन द स्टूडेंट्स, ठीक है, बिटवीन देम, बिटवीन अस, तो क्या है? हमें बहुवचन देखने को मिलता है। कब? बिटवीन के बाद। आइए देखते हैं। बिटवीन के बाद कभी भी ईच, इवरी का प्रयोग नहीं किया जाता है। बहुत ज़रूरी बात क्या निकल के आती है? बिटवीन के बाद किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? ईच और एवरी का प्रयोग नहीं किया जाता है। कैसे? जैसे बिटवीन ईच बॉय, तो ये वाक्य बिल्कुल गलत हो जाता है। बिटवीन एवरी गर्ल, ये भी वाक्य गलत हो जाता है। तो समझ जाइए, भूल कर भी भूल ना करें, बिटवीन के बाद ईच और एवरी का प्रयोग भाई ना करें, ऐसा हमारे नियम के खिलाफ है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला कहा जाता है अमोंगेस्ट का प्रयोग हमेशा अमोंग के अर्थ में होता है। दोनों के प्रयोग के बीच का अंतर देखें किस प्रकार से होता है। द से पहले अमोगेस्ट एवं अमोंग दोनों का प्रयोग होता है, और अमोंग द वॉइस किस प्रकार से, और आगे कुछ
और एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उसके थ्रू, और एक एक नियम के द्वारा हम लोग इसको भी देखेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपनी स्लाइड लग चुकी है। अमोंग का प्रयोग कंसोनेंट साउंड। कंसोनेंट साउंड क्या होता है भाई? व्यंजन ध्वनियाँ होती है ना। ठीक है, कंसोनेंट साउंड के से शुरू होने वाले शब्दों के पहले तथा एमोगेस्ट का प्रयोग वोवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है। ठीक है, अमोंग का कंसोनेंट व्यंजन, ठीक है, और अमोगेस्ट का किसका? वोवेल साउंड से शुरू होता है। ठीक है, वोवेल और कंसोनेंट में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, वो तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अमोग देम, ठीक है, अमोगेस्ट अस, अमोग देम, अमोगेस्ट अस। ठीक है, अगला देखते हैं आगे। अमीड एंड अमीडेस्ट का प्रयोग भी दो से अधिक के लिए होता है। इसके प्रयोग में वही अंतर जो अमोग तथा अमोगेस्ट में होता है। ठीक है, अमीड तथा अमीडेस्ट। अमीड एवं अमीडेस्ट का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी के साथ भी होता है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है। किस प्रकार से होता है? द बिल वाज पासेड, बिल क्या हो चुकी है? पास हो चुकी है। अमीगेस्ट पेंडामाउनेर, ठीक है, ठीक है, बिल किसमें पास हो चुकी है? पेंडामोनियम। आगे कहा गया है यू आर स्टिंग अमीडेस्ट अस द टॉकिंग अगेंस्ट अस। ठीक है, आगे 2 नंबर पे आ जाता है बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड्स के बारे में देखते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि बिसाइड का मतलब होता है, आजा भाई कहाँ गया? बिसाइड का मतलब होता है कि बगल में, ठीक है, किसी के साथ या के बगल में। और बिसाइड्स का मतलब होता है कि अलावा या इसके अतिरिक्त। ठीक है, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे ही सेट बिसाइड में, वो क्या है? वह बैठा है मेरे बगल में। ठीक है, ही सेट बिसाइड में, इसका अर्थ यही होता है वह कहाँ बैठा है? मेरे बगल में बैठा है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं बिसाइड दिस चिल्ड्रेन। ठीक है, इन बच्चों के अतिरिक्त क्या है भाई? हिज नेफ्यू एंड नेसिस वर आल्सो प्रेजेंट एट द, क्या लिखा है? सेरेमनी। ठीक है, तो भाई साहब आगे देखते हैं 4 और सीन में क्या अंतर होता है। जब हम लोग पढ़ते हैं ना कि माली 2 घंटे से बगीचे को पानी दे रहा था। ठीक है, या दे रहा है, दे रहा होगा। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के ट्रांसलेट अर्थात इन वाक्यों को जब हम पढ़ते थे तो यही पढ़ते थे कि माली सुबह से बाग को पानी दे रहा था। और आगे आता था कि किसान 2 घंटे से हल चला रहा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सीन और फार का प्रयोग करते थे, वही बात फिर आज दोहराने जा रहा हूँ। वही वाले टेंसों की याद कर लीजिए सीन और फार को देखने के बाद। आइए भाई, जब अवधि का उल्लेख हो, जैसे टाइम पीरियड 2 घंटे, 2 साल, 12 साल, 20 साल, जब अवधि या समय का उल्लेख हो तो परफेक्ट एवं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फार का प्रयोग करें। ठीक, जैसे 2 घंटे, 4 दिन, 3 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 1 साल, 20 साल। ठीक है, तब फार का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? आई हैव ईटन नथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैंने क्या किया है? लंबे समय से। एनीथिंग मतलब कुछ भी नहीं खाया मैंने। फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तो भाई मेरा डायलॉग है कि लंबे समय से, 4 दिन से मैं भूखा हूँ, ये लंबे समय से मैंने कुछ नहीं खाया। अगला देखते हैं। शी हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर। वह जो है ना क्या करती है कि 10 वर्ष से यहाँ रह रही है। क्या करती है? वह 10 साल से यहाँ रह रही है।
ठीक है, आशा है समझ में सभी को आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। जब शुरुआती समय का उल्लेख हो तो परफेक्ट एवं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सीन का प्रयोग करें। क्या कहा गया? जब शुरुआती समय का उल्लेख हो, कैसे? जो लिखित में टाइम दिया हुआ हो, डेट बाई डेट, तो सीन का प्रयोग करते हैं। कैसे? आई हैवेंट का मतलब होता है भाई, एक बार देख लो, आई हैव नॉट, आई हैवेंट जहाँ पे लिखा हो तो आप समझ जाना आई हैव नॉट सीन, मैंने उसे नहीं देखा। हिम, सीन 2019, ओह भाई कैमरा मत जा। तो क्या लिखा रखा है कि मैंने 2019 से उसे नहीं देखा है। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा भाई। आगे देखते हैं, सीन का प्रयोग क्योंकि क्योंकि के अर्थ में भी होता है। ठीक है, जैसे कहाँ पे होता है? क्योंकि क्योंकि सीन ही ड्रोव रोलेसली ही मीट विद इन एक्सीडेंट। ठीक है, आगे सीन बिकाज एवं एच पैर सो। ठीक है, नहीं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें आज सीखी और काफ़ी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की। आशा है कि आप सभी को प्रीपोजिशन पसंद आई होगी और इसी तरीके से आप लोग हमारी क्लास 6 बजे वाली क्लास को पसंद करते रहेंगे और ऐसे प्यार बनाए रखेंगे। आपको जीरो से हीरो बनना है, आपको कुछ भी इंग्लिश में नहीं आता है, सारा खेल जो है ना बेसिक यानी जीरो से सीखना चाहते हैं तो 8 बजे वाली क्लास को देखना ना भूलिए। और साथ ही साथ आपको बेसिक से कुछ ज़्यादा कुछ बनने की चाहे, कुछ सीखने की चाहे तो एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम लोग 6 बजे वाले क्लास में भी चर्चाएं करते हैं। और मेरा तो मानना है आप 6 बजे वाली क्लास और 8 बजे वाली क्लास देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी इंग्लिश बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। आपको कोई बुक या कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पेन और पेपर हाथ में लीजिए और 6 बजे वाली क्लास और साथ ही 8 बजे वाली क्लास को पेन और पेपर के माध्यम से अपनी खुद की नोटबुक बनाइए और लिखते रहिए और अपनी परीक्षाओं को साकार करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।